नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हो चुका है। जीएस पेपर वन की मैं यहाँ पे आपसे एनालिसिस कर रहा हूँ। सीसेट की मैं एनालिसिस करूंगा नहीं। सीसेट का पेपर देखिए, 33% स्कोर करना है। आप आराम से देख सकते हो स्कोर हुए नहीं हुए। जीएस पेपर को यहाँ पे एनालाइज करना जरूरी है। और जीएस पेपर के एनालिसिस देखिए, 2021 के पेपर के साथ अगर मैं 2022 का प्रीलिम्स कंपेयर करूँ तो 2022 काफी आसान था। 2021 का पेपर तो ऐसा आया था, हवा ही नहीं लगी थी कि भाई पूछा क्या। इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस और ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक भी काम नहीं कर रही थी 2021 के पेपर में। बहुत ही मुश्किल पेपर था और कट ऑफ भी बहुत नीचे गया था, 87। हालांकि मैं बोलूंगा कि 2021 का पेपर जितना मुश्किल था, कट ऑफ और नीचे जाना चाहिए था। ये तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कट ऑफ थोड़े ऊपर चले जाते हैं। इस साल के पेपर में कट ऑफ ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जा सकता है इसको वीडियो के एंड पे देखेंगे। मैं बोलूंगा कि 30 से 35 सवाल इस पेपर में ऐसे हैं जो कि आप कंफर्म सही मार सकते हो। देखिए क्या है ना, कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में आप ये नहीं कह सकते कि आपको 50 सवाल कंफर्म पता है कि ये सही है। लेकिन हाँ, इस पेपर में 30 से 35 मतलब 60 से 70 नंबर आप कंफर्म सही कर सकते हो। और जिसने 70 नंबर कंफर्म सही कर दिया, वो बाकी में इंटेलिजेंट गेसिंग करके 30 नंबर तो ले ही आएगा, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आई है तो इस पेपर मतलब मेरे हिसाब से ये पेपर ऐसा था जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट हाई होने चाहिए। तो कम से कम 85 सवाल अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, देखिए यहाँ पे कोई वन साइज फिट्स अप्रोच नहीं चलने वाली है, बट मेरे हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इस प्रकार के पेपर में ज्यादा रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट एलिमिनेशन वाला जो कंसेप्ट है वो डोमिनेंट है। और कितने अच्छे तरीके से आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है। मैं आपसे हमेशा से बोलता रहा हूं कि भाई करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भरा पड़ा है करंट अफेयर्स, चाहे पॉलिटी। वैसे मैं कहूंगा कि इस पेपर की पॉलिटी तो भाई बहुत ही आसान है, हलवा है मेरे हिसाब से। और कुछ सवाल तो हर सेक्शन में बहुत आसान है, कुछ मुश्किल भी है। मैं ये नहीं बोलूंगा सब आसान है, कुछ मुश्किल सवाल है, कुछ कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। अब जैसे पहला सवाल देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जुड़े हो। सबसे खास बात ये कि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर सिर्फ रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आईएमएफ के साथ जुड़ी है, तो आप आराम से आईएमएफ आंसर मार्क कर सकते हो। लेकिन आपने मार्क किया या नहीं किया, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने पेपर ठीक से पढ़ा कि नहीं। क्योंकि पेपर में भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इस प्रकार से लिखी रहती है, द आरसीएफ फैसिलिटी ऑफ आईएमएफ बीइंग एक्सटेंडेड टू श्रीलंका, और इस तरीके से न्यूज आती है। तो वहां पे अगर आपने उस न्यूज पे प्रॉपर ध्यान दिया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, होना ही चाहिए। जिसने गलत किया उसने गड़बड़ किया। इजीएस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। जैसे कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन दिख लीजिए, इसमें तो कहिए चलिए एक बार को आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि पेरिस क्लब वगैरह का नाम ले लिया गया है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया गया इस पेपर को। लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये सवाल तो भाई देखिए आसान है। फिर ये 9th नंबर का सवाल देखिए आप, इकोनॉमी का, एक्सपेंडिचर मेड बाय अ कंपनी, इसमें कौन सा सही है। तो नई टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, लेकिन डेब्ट फाइनेंसिंग को कब से कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने लगे। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए ऑन वन ओनली। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल ही हल हुआ है। जैसे 11वें नंबर का सवाल देखिए, अब 11वें नंबर के सवाल में इतने ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट पढ़िए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मैंने कितनी वीडियोस इसके ऊपर बनाई है, कितनी बार एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है संविधान में। तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सी और डी गए, बचा क्या, ए और बी। इफेक्टिवली आपको यह पता करना है कि फोर वाला सही है कि नहीं सही है। फोर क्या बोलता है, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉस तो पार्लियामेंट ही बनाएगा ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 किसने पास किया है, पार्लियामेंट ने किया है। कितनी बार आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया। तो इस प्रकार के सवाल अगर आपने गलत किए हैं भाई, तो फिर आपने खुद के लिए गड्ढा खोदा है। आगे देखते हैं। मतलब मैं बिल्कुल इजीएस्ट सवाल की कैटेगरी भी आपको बता रहा हूं, और जो कह सकते हैं कि मुश्किल सवाल है वो भी आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, इसका सेकंड अगर आप देखोगे स्टेटमेंट, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, अगर आपने मूवीज भी ध्यान से देखते हो तो मूवी अभी आई थी जॉली LLB 2 अक्षय कुमार की, उसमें जो बार काउंसिल होती है वो अक्षय कुमार को सजा दे रही होती। तो सेकंड ऑप्शन तो सीधा ही सीधा सही हो गया। पहला, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, खत्म हो गया पहला ऑप्शन। अरे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर कब से एडवोकेट माने जाने लगे। पहला ऑप्शन गलत, टू ओनली इज द आंसर। तो ये सब मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही आसान वाली कैटेगरी वाले सवाल हैं। ये भाई देखिए गलत नहीं होने चाहिए थे। अगर आपने किए हैं तो थोड़ा गड़बड़ है।
फिर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, या जिसने भी मेरी पॉलिटी की वीडियो देखी है ना, अगर ये सवाल आपने गलत किया तो काम गड़बड़ किया। फिर बिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए क्या प्रोविजंस है, दीज आर इजी। मतलब पॉलिटी तो मैं बोलूंगा मोस्ट स्कोरिंग था, पॉलिटी का आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए था, ये मुझे ऐसा लगता है। ओके, ज्योग्राफी में अगर एंट्री मारते हैं, अब लेवेंट, देखिए जो लेवेंट वाला इलाका है, इसको मैंने, देखिए करंट अफेयर्स में तो मैं बोलता हूं एक बार को नहीं कवर किया, लेकिन एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया है। एनसीईआरटी में जब मैं आपको क्रूसेड्स के बारे में बता रहा था, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन में जो इराक सीरिया के आसपास की जगहें थी, इसको लेवेंट बोला जाता था। ठीक है, तो ये लेवेंट, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने पढ़ाया था। हाँ, करंट एडिटोरियल में मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, आई एम नॉट श्योर, बट लेवेंट वाला ये जो क्वेश्चन है ये सही होना चाहिए था, ये भाई देखिए गलत नहीं होना चाहिए था। फिर नीचे ज्योग्राफी में देखिए, सबसे हलवा सवाल इस पूरे पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ किसका किसका बॉर्डर है? अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। भाई सबसे ज्यादा अगर आपने किसी का नक्शा देखा होगा इस बार के करंट अफेयर्स में, तो अफगानिस्तान का देखा होना चाहिए। पूरी क्राइसिस, अब अजरबैजान तो का जो शहर है बाकू, कैपिटल सिटी, वो तो कैस्पियन सी के बगल में। अभी कहां कैस्पियन सी और कहां अफगानिस्तान? किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान थोड़ा नॉर्थ में, चलो आपको ये भी नहीं पता, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन कौन बॉर्डर लगाता है अफगानिस्तान के साथ, आप सिर्फ अगर ये जान जाओ कि अजरबैजान बॉर्डर नहीं लगाता अफगानिस्तान के साथ, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ए गया, बी गया, डी गया, क्या बचा? सिर्फ सी बचा। सी इज द राइट ऑप्शन। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अजरबैजान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। ना जाने कितने एडिटोरियल्स में, कितने एनसीईआरटी में मैंने आपको अफगानिस्तान के मैप दिखाए हैं। और सिर्फ मैंने ही नहीं, जितने लोग भी यहाँ पे लेक्चर्स ले रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये कहूंगा। अच्छा, ये एक बार वो कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल गांडी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी ना, हो सकता है ये न्यूज आपसे इग्नोर हो गई हो। जैसे गांडी कोटा विलेज में एक रोप वे बनाया गया था, लगभग ये न्यूज आई थी 13 दिसंबर के लगभग। तो वहां पे एक रोप वे बना था, आप नहीं कंफर्म कह सकते कि कौन सी नदी के ऊपर था, पेन्नार इसका आंसर है। तो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं कहूंगा थोड़े टफ है, बट करंट के साथ रिलेटेड है। इस प्रकार की जो करंट की न्यूज है, हम लोग अक्सर कर वन लाइनर की समझ पे इनको इग्नोर कर देते हैं, बट देखो यहाँ पे आ गई। सीधी सीधी जो लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैव बिकम ड्राइड एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट, ये भी ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर्स की न्यूज है। सीधे सीधे करंट अफेयर से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस बार का जो पेपर है बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड है। और ज्योग्राफी में देखिए कितने अलुआ सवाल है। अब ये सवाल देखो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली इज। भाई लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में? समर सोल्स्टिस कब? 21 जून। 21 जून, जून के सेकेंड हाफ में। इससे ज्यादा हलवा सवाल हो सकता है क्या? तो 30 से 35 ऐसे बहुत ही ज्यादा हलवा सवाल है इस सवाल में, क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आप कह लो कि थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट, मतलब मिला लीजिए आप तो 35-40 सवाल तो आप कंफर्म सही कर सकते हो, और ऑलमोस्ट कट ऑफ के पास पहुंच सकते हो। बाकी जगहों पे थोड़ा बहुत गेस वर्क करके, क्योंकि देखिए जहां पे कट ऑफ 95 के लगभग गया, वहां पे अगर आप 70 से 80 नंबर कंफर्म सही कर रहे हो, तो 15 से 20 नंबर तो स्कोर कर ही ले जाओगे। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एसोसिएटेड है। ये भाई आपको बिल्कुल पता होना चाहिए था, ये नहीं पता, आपने गलत किया है। हाँ, ये कह सकते हो कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोरबाइटम सिस्टम, बायोफिल्म्स क्या करती हैं, इन सब तरीके के क्वेश्चनों में आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत आपको अपना नॉलेज और अपना दिमाग यूज करना पड़ सकता है। इंटेलिजेंट एलिमिनेशन वाले सवाल ये हो सकते हैं कि भाई सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर अगर इंडिया की तरफ आता है तो आप बेसिकली क्या करोगे। फिर ये जो कोविड से रिलेटेड सवाल है, पूरे साल हमने इसके ऊपर बातचीत की है, ये आपका भाई यहाँ पे सही होना चाहिए। अब देखिए, एक और बात है, आप में बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर आप तो कह रहे हो सब सही होना चाहिए, इतना थोड़ी ना होता है, दिमाग प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले सोना, दिमाग काम करना और थोड़ा बहुत लक का साथ देना जरूरी है। तो नो डाउट दोस्तों, इस बार का जो पेपर आया है, दिस इज बेसिकली इजी। सारे इजी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब इजी हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन कौन से हैं? ठीक है ना? आप 100% इसका सही आंसर नहीं दे सकते। गुची वाला ये सवाल हो गया कि भाई गुची न्यूज में रहा, न्यूज ठीक से पढ़िए तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार की न्यूज अक्सर कर हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर, मियाँ वाकी मेथड, अब ये मियाँ वाकी मेथड वाला सवाल सही होना चाहिए, न्यूज में था भाई ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, अरे सबको पता है, मतलब सबको है, जिसने भी ठीक से करंट अफेयर्स पढ़ी, गोल्डन मासीर एक फिश है, बर्ड नहीं है। तो ये सवाल, दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपके गलत नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं तो डेली की बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूं, एडिटोरियल बता रहा हूं।
तो मेरे तो ना चाह चाह के रिवीजन होता रहता है। बट एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब आप प्रेशर के अंदर क्वेश्चन दे रहे होते हैं, वहां पे सवाल का आंसर कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री में ये कौन से जैन टेक्स्ट है, अब ये मुश्किल सवाल है। दिस इज बेसिकली टफ क्वेश्चन, इसको आप छोड़ सकते हो या फिर एक गेस वर्क ले सकते हो। मीडियल हिस्ट्री में आप कह सकते हो कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ दिए यहाँ पे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में ये मंगोल इन्वेजन वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा के पूछा गया है कि थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। तो यही है भाई, देखो यहाँ पे अब कन्वर्टिबल बॉन्ड वाला जो सवाल है ये भाई बहुत आसान है। इधर अगर आप देखें 63 क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन, इसका पहला ही स्टेटमेंट पढ़ो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। खत्म हो गया क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब से रेगुलेट करने लगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को? पहला ऑप्शन हटा, पहला ऑप्शन हटा तो बचा क्या है, 2 और 3। तो ये सवाल, ये सब नहीं गलत होने चाहिए थे आपसे। दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आगे बात की जाए। अब इस पर्टिकुलर सवाल को देखो, इंडिया किसका किसका पार्ट है? अरे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हम पार्ट है, हम चाइना को नहीं घुसने दे रहे हैं। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट है, एआईआईबी का हम पार्ट है। खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी, मोस्ट इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान है कुछ? प्राइस स्टेबिलिटी कौन मेंशन करता है? इन्फ्लेशन कौन रोकता है? भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिन में 10 बार ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो ये हलवा सवाल है, ये सब हलवा सवाल है। ये यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए आपके। फिर वियतनाम के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑप्शन, वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अरे वियतनाम तो एक डिक्टेटरशिप है, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम कब से आ गया इसमें? तो दो वाले सारे ऑप्शंस गलत हो गए, दो चार गलत हो गया, एक दो गलत हो गया, बचा 3 और 5 और एक 3 और 4। तो यहाँ पे एक 3 और 4 सही होगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है वियतनाम, और लो लेबर कॉस्ट है वियतनाम में, तो ये हमको पता है। तो 3 और 4 के बेसिस पे आप आराम से मार सकते हो वन, और वन तो भाई देखो सही है ही। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वियतनाम, तो 1, 3 और 4, तो ये सबसे अलुआ सवाल, ये गलत नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर आगे बात करें, कुछ सवाल जो बहुत हद तक आप कह लो करंट से एसोसिएटेड है, बट इनको थोड़ा ट्रिकी बनाया गया। जैसे ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब एनातोलिया प्लेट्यू तो टर्की के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अम्हारा क्या इथोपिया के साथ एसोसिएटेड है? तो इथोपिया में एक रीजन है टिग्रे रीजन, ये बहुत न्यूज में रहा है। तो टिग्रे तो सबको पता होगा, लेकिन टिग्रे वाले जब अपनी जगह फैला रहे थे तो अम्हारा में घुस रहे थे। ये अम्हारा भी इथोपिया में है। तो अम्हारा अक्सर का न्यूज में आ रहा था, तो यहां पूछ लिया गया, बट हो सकता है आपको ना पता हो। उसके बाद अगर आप देखो कैटेलोनिया। अब कैटेलोनिया इटली में, कैटेलोनिया तो स्पेन है। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी तो आपको पता होगा कैटेलोनिया स्पेन में। और यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपको ऑप्शन दे रहा है, कैटेलोनिया और स्पेन अगर सामने सामने दिख रहा है तो आपको याद आना चाहिए कैटेलोनिया स्पेन में आता है। काबो गलगाडो मोजाम्बिक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पे अगर आप बता सकते हो कि आनातोलिया और हमारा सही है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा नंबर आप ले जाओगे। सेनकाकू आइलैंड, ये भाई सबसे हलवा सवाल, नहीं छूटना चाहिए आपका। सेनकाकू आइलैंड जैसे सवाल अगर आपने छोड़े हैं तो भाई गड़बड़ की है आपने। तो भाई इस पूरे के पूरे पेपर में 30 सवाल मैं कहूंगा कम से कम आपके कंफर्म सही होने चाहिए अगर आप पेपर से निकल रहे हो, और उसके बाद इंटेलिजेंट गेसिंग। तो 30 के बेसिस पे 60 नंबर आपने 100% श्योर स्कोर किए। और 95 से 100 की रेंज में बोलूंगा यहाँ पे कट ऑफ की। यहां तक पहुंचने के लिए अगर 30 कंफर्म है और बाकी आपने 55 अटेम्प्ट किए अपने इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ, जिसमें मान लीजिए तो 85 में 30 सही, 60 नंबर ऐसे आ गए, बचे 55। 55 में 30 सही तो 60 आपके ऐसे हो गए, और 25 गलत तो 24 गलत मान लो, तो 24 के निगेटिव 2/3 कर लो तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 16 नंबर। तो 60 में से 16 हटा दिया तो कितना हो गया आपका? लगभग 44 नंबर। तो 60 और 44 कितने आ गए आपके? 104 नंबर आ गए, आप बैरियर क्रॉस कर जाओगे। समझ गए बात को? तो ये है यहाँ पे भाई, देखिए प्रीलिम्स निकालने का यही मंत्र होता है इधर पे। 30 सवाल कंफर्म सही किए, बाकी 55 में से अगर 30 भी सही कर ले गए, और इसमें भी थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर है कि 30 की 55 में से मान लो 30 ना सही किए, 28 से 27 भी सही किए, तो भी आप बैरियर क्रॉस कर जाओगे यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखिए इस बार का पेपर तो दोस्तों यूपीएससी ने थोड़ा आसान बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। कट ऑफ 90 से लेके 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है। कोर 90 91 पे रहना मुश्किल है भाई, ऐसा लगता है 95 तो देखो टच करेगा, लेकिन 100 के बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पे कंफर्म है। तो पिछले साल जितना कम यहाँ पे कट ऑफ नहीं रहने वाला है। हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर, हर सेक्शन में, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो। पॉलिटी तो मैं बोलूंगा खैर बहुत ही आसान था, बाकी इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत से सवाल डुएबल थे, बहुत से सवाल मुश्किल थे, ट्रिकी थे। तो आपको ट्रिकी में इंटेलिजेंट गेसिंग करनी थी, जो डुएबल थे वो कंफर्म सही करने थे। मैं जानता हूं आपने जितना पढ़ा है अपना बेस्ट दिया होगा,
आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब टेंशन मत लीजिए, पेपर दे दिया बिंदास एकदम मस्त। अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं अच्छा हुआ तो ठीक। आपने जो भी नंबर निकल के आ रहे हैं, बाकी जगहों पे बहुत सी जगहों पे आंसर कीज हैं, आप वहां पे आंसर कीज देख लीजिए। मैं अलग से क्या बताऊं, पूरी दुनिया ही आंसर की बता रही है। नंबर जोड़ के बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कितने आ रहे हैं। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, बताइएगा भाई प्रीलिम्स के बाद किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। आई विल बी ग्लैड टू नो कि अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों का होना चाहिए जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है इस बार, क्योंकि बहुत सी चीजों को मैंने करंट में डिस्कस किया है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। अगर 95 से 100 के बीच में कहीं पे भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, भाई अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से जारी रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, पढ़ते रहिए दोस्तों। आई होप आपको एनालिसिस में थोड़ा बहुत मीनिंग लगा हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हताश मत होइए, पेपर अच्छा गया नहीं अच्छा गया, अब जो हो गया वो हो गया, मस्त रहो एकदम, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।